हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ गुप्त काल। इससे पहले जितने भी टॉपिक आते हैं हमने कवर कर लिए हैं, पढ़ा चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। तो आज देखते हैं गुप्त काल। इनका शासन रहा 319 से 500 ईस्वी तक। अब ईस्वी आ गया। ईसा पूर्व में जो काल रहता है वो घटते क्रम में रहता है और ईस्वी में काल बढ़ते क्रम में 319 के बाद 500 ईस्वी तक। माना जाता है कि ये कुषाण वंश जो विदेशी आक्रमणकारी थे, मौर्योत्तर काल के बाद कुछ विदेशी यात्रियों का आक्रमण हुआ, जैसे है हिंद यूनानी कुषाण शक पहलो। तो कुषाण वंश के इन्हें सामंत माने जाते हैं। गुप्त काल के जो शासक थे उन्हें कुषाण वंश के सामंत माने जाते हैं किन्हीं इतिहासकारों द्वारा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही राजनीतिक एकता के साथ विज्ञान, कला, सांस्कृतिक साहित्य का विकास हुआ। इसीलिए इसे भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजनीतिक एकता, विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का विकास हुआ। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके संस्थापक श्री गुप्त। गुप्त काल के संस्थापक माने जाते हैं श्री गुप्त को। इनका शासनकाल रहा 240 से 280 ईस्वी तक। विशेषताएं, सबसे पहला है ग्राम में अनुदान में दिए ग्राम प्रथा का प्रचार करना। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को, जो बड़े अधिकारी थे, उनको वेतन के बदले ग्राम को अनुदान में देने की प्रथा आरंभ की थी। अर्थात वेतन के बदले उन्हें किसी क्षेत्र को दान में दे दिया जाता था। तो उस प्रथा का ये प्रचार करते हैं। ग्राम अनुदान प्रथा का विस्तार करते हैं। विस्तार, ये अधिक गांवों का अनुदान करते हैं। अधिक गांवों का अनुदान करने वाले हैं गुप्त काल के शासक। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। इनका उदय हुआ 3री शताब्दी के अंत में। कहाँ? कौशाम्बी, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इनका उदय हुआ माना जाता है 3री शताब्दी के अंत में। 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इनका उदय हुआ। इनके जाति में बहुत सारे इतिहासकारों का मतभेद है। कोई बोलता है जाट है, कोई क्षत्रिय बोलते हैं इन्हें, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण बोलते हैं। तो के.पी. जायसवाल बोलते हैं ये है जाट। गुप्त काल के शासकों को बोलते हैं जाट। डॉक्टर राय चौधरी बोलते हैं इन्हें ब्राह्मण और गौरी शंकर ओझा इन्हें कहते हैं क्षत्रिय। अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि ये जाट थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। के.पी. जायसवाल का मानना था ये जाट थे। डॉक्टर राय
राय चौधरी का मानना था ये ब्राह्मण थे। गौरी शंकर ओझा का मानना था ये क्षत्रिय थे। इसके बाद देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का स्रोत कहाँ कहाँ से मिला, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी किन किन रचनाओं से प्राप्त हुई। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, विदेशी यात्रियों से, अभिलेखीय साक्ष्य से, लौकिक साहित्य से और अन्य साहित्य से। बौद्ध धर्म में देख लेते हैं श्री आर्य मंजू श्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प से इसकी जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य की। जैन धर्म से इनकी जानकारी मिलती है, विदेशी यात्रियों से इसकी गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जैसे फाहियान भेलसांग की रचनाओं से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखीय साक्ष्य समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्ति से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य में है देवी चंद्रगुप्तम, और ये है विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम। ये है विशाख दत्त की रचना। और विशाख दत्त की एक और रचना है मुद्रा राक्षस। अन्य में है अभिज्ञान शकुंतलम, हरिश्चरित और मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। अन्य साहित्य से गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब देखेंगे इसके सारे शासकों को चार्ट के माध्यम से, कौन से शासक ने कौन सी उपाधि धारण की और उनका शासनकाल क्या था। ऐसे याद रखेंगे चार्ट के माध्यम से तो याद रहेगा। कंपेयर करेंगे कि हाँ कौन से राजा ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सबको एक साथ पढ़ेंगे। अब देखते हैं गुप्त काल के सारे शासकों को, उनका कार्यकाल और उपाधि से सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीगुप्त। ये है गुप्त काल के संस्थापक। 240 से 280 इनका कार्यकाल है, 240 से 280। इन्होंने उपाधि धारण की थी आदिराज और महाराज। उसके बाद आते हैं घटोत्कच। इनका कार्यकाल है 280 से 319 ईस्वी तक, ये ईस्वी है। इनकी उपाधि है महाराज, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका कार्यकाल है 319 से 335 ईस्वी। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन दोनों ने महाराज की, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक गुप्त है, मौर्य नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ चुके हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, गुप्त वंशीय शासक। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। इनका कार्यकाल है 335 से 375 ईस्वी। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, परम भट्टारा कहा जाता है, धरणीबंध, 100 युद्धों का विजेता, अश्वमेधकर्ता, कविराज, धरणीबंध, परम भट्टारा, भारत का नेपोलियन, ये सारी उपाधियां इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर देख लेते हैं समुद्रगुप्त का, क्योंकि इनके बहुत सारे उपाधियां हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, परम भट्टारा कहा जाता है, इन्हें धरणीबंध कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता, अश्वमेधकर्ता, कविराज।
ये है इनकी उपाधियां। उसके बाद देखते हैं रामगुप्त, समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त। ये अपनी पत्नी की सहायता करने में असमर्थ रहे तो शासन क्या करेंगे? तो इनका शासन काल था 375 से 375 ईस्वी। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी हत्या कर देते हैं और गद्दी पर बैठते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और सबसे विख्यात और लोकप्रिय उपाधि मानी जाती थी विक्रमादित्य, और इस उपाधि से जाने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है विक्रमादित्य, सकारी, गडारी, देवगुप्त और परम भागवत। समुद्रगुप्त का है परम भट्टारक। इन्होंने रामगुप्त की हत्या की और इनकी पत्नी से विवाह कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी उपाधि है विक्रमादित्य, सकारी, गडारी, देवगुप्त और परम भागवत। उसके बाद है कुमारगुप्त। इनका शासनकाल रहा 415 से 455 ईस्वी। इनकी उपाधि है महेंद्रादित्य, ऊपर विक्रमादित्य, नीचे महेंद्रादित्य। और स्कंदगुप्त का आगे में स है तो स मान लेते हैं, स। इनकी उपाधि शुक्रादित्य। इनका शासनकाल रहा 455 से 467। उसके बाद आते हैं भानुगुप्त। इनकी उपाधि प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद आते हैं विष्णुगुप्त। गुप्त काल के अंतिम शासक हैं। एक बार शासकों को फिर से देख लेते हैं और इनकी उपाधियों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम आ चुके हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। उसके बाद अंतिम है विष्णुगुप्त। कार्यकाल 240 से 280, फिर 280 से 319 ईस्वी, 319 से 335 ईस्वी, फिर 335 से 375, 375 से 375। ये अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ रहे। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी, कुमारगुप्त का 415 से 455, 455 से 467। इनका शासनकाल 500 ईस्वी तक माना जाता है। और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। श्रीगुप्त की उपाधि है आदिराज, महाराज। ये अलग अलग है दोनों, आदिराज और महाराज। घटोत्कच महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज। उसके बाद है समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, परम भट्टारक, अश्वमेधकर्ता, कविराज, धरणीवन, 100 युद्धों का विजेता। उसके बाद आते हैं रामगुप्त। इनकी उपाधि प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा सकारी, गडारी, देवगुप्त, परम भागवत। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, उपाधि महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त, शुक्रादित्य। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अब एक एक शासकों को डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं गुप्त काल के प्रथम शासक व संस्थापक श्रीगुप्त को, जिनका शासनकाल रहा 240 से 280 ईस्वी। ये हैं गुप्त काल के प्रथम शासक प्लस संस्थापक। पर गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इनकी उपाधि है आदिराज और दूसरा है महाराज। श्रीगुप्त शासनकाल है 240 से 280। इनकी उपाधि है आदिराज, महाराज। ये हैं गुप्त काल के संस्थापक।
उसके बाद है इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच, इनका शासनकाल रहा 280 से 319 ईस्वी। इनकी उपाधि है महाराज, इनकी भी उपाधि है महाराज। उसके बाद तीसरे हैं चंद्रगुप्त, ये है गुप्त काल के प्रतापी शासक, महान शासक। इन्हें गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसी किसी बुक में दिया है गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। राज्याभिषेक इनका हुआ था 319 में, 319 ईस्वी में। एक गुप्त वंश के प्रतापी शासक हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हें। इनका विवाह हुआ था लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से। विवाह लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से। राजकुमारी, लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी, इनका नाम है कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। इन दोनों ने महाराज की उपाधि और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने गुप्त संवत चलाया था 319-320 ईस्वी में। 319 से 320 ईस्वी के बीच इन्होंने गुप्त संवत चलाया था, जबकि शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत चलाया गया था 58 ईसा पूर्व में। 78 ईस्वी में शक संवत और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत और 78 ईस्वी में शक संवत, और है 319 से 320 ईस्वी के बीच में गुप्त संवत। गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगर इनका अंतर देखें 319 और 78 ईस्वी के बीच, तो लगभग 241 वर्षों का अंतर दिखाई देता है, वर्षों का अंतर दिखाई देता है गुप्त संवत और शक संवत के बीच। अब देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त है चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र। ये गद्दी पर बैठते हैं 335 ईस्वी में। इन्होंने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक, परम भट्टारक। 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 11 शासकों को पराजित किए, इसीलिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन आर्यव्रत के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 11 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था, इसीलिए इन्होंने उपाधि धारण की भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें। परम भट्टारक कहा जाता है, धरणीबंध कहा जाता है, अश्वमेध कर्ता कहा जाता है इन्हें। ये उपासक थे विष्णु जी के,
इनके दरबारी कवि हैं हरिशेन। इनकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति। इनकी रचना का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है, अर्थात गद्य और पद दोनों शैली में, जिसे कहते हैं चंपू शैली, अर्थात गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। दरबारी कवि है हरिशेन, चंपू शैली में लिखी गई है। इसके 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है। 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है। इनके सिक्के में बीड़ा वादक व गरुड़, बीड़ा वादक प्लस गरुड़ के चित्र अंकित हैं, अर्थात इनके सोने के सिक्के में बीड़ा वादक और गरुड़ के चिन्ह का अंकन किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में गरुड़ चिन्ह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये है सोने के सिक्के। इस अपने सोने के सिक्के में बीड़ा वादक का चित्र अंकित करवाने से यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त हैं वो संगीत के प्रेमी थे। तो ये है संगीत के प्रेमी, संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त को एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी उपाधियों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गद्दी पर बैठते हैं 335 ईस्वी में। ये है चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र। इनके एक और उपाधि मिलती है जो है लिच्छवी दोहित्र। किसी किसी बुक में चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि लिच्छवी दोहित्र दिया गया है और किसी किसी बुक में समुद्रगुप्त की उपाधि दिया है लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र होता है नाती, दोहित्र का अर्थ होता है नाती। और ये लिच्छवी कुल की राजकुमारी है कुमार देवी। तो लिच्छवी दोहित्र नाती तो समुद्रगुप्त होगा और चंद्रगुप्त उनके दामाद होंगे। समुद्रगुप्त उनके नाती होंगे लिच्छवी कुल के, तो लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त के उपाधि होना चाहिए। ये हो गए श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। आगे के वीडियो में आगे के शासकों को पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।